हेलो स्टूडेंट, दिस इज वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी टीईटी 2018 के पेपर 1 को, जिसपे मैं सीडीपी का सेक्शन सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। इन्होंने एक लर्निंग थ्योरी दी थी। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कोलर ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो वो इनसाइट थ्योरी थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये बेसिकली गेस्टॉल्टवादी है और इनके बारे में जानना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन्होंने एक सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर ये अपनी जो थ्योरी थी वो अप्लाई करी थी, तभी इनकी थ्योरी बनी है ये। तो फर्स्ट पहले हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है, फिर डिसीजन लेना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो फर्स्ट है आपका, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं दिखाना चाहते थे कि ये श्रेष्ठ है और ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका, स्वायत्त याक्षिक क्रिया है। तो बिल्कुल भी नहीं। फिर थर्ड ऑप्शन है आपका, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो हाँ, इसको हम देख सकते हैं, बट हम जब तक लास्ट ऑप्शन रीड नहीं करेंगे तब तक फाइनल डिसीजन पर हम नहीं पहुंचेंगे। तो हम अपना लास्ट ऑप्शन रीड करेंगे, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो क्या है ये? परसेप्शन है। बेसिकली यहाँ पे क्या, हम चीजों को परसीव करते हैं, समझते हैं, तभी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो पहले हमें सेम वही करना है, सारे ऑप्शंस को रीड करना है। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। तो हमें क्या करना है, अक्षरों और शब्दों के माध्यम से उन्हें जोड़कर ऐसे सीखना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बट हम जब तक राइट आंसर नहीं लगाएंगे जब तक हम सभी ऑप्शंस को रीड ना कर ले। सेकंड है आपका, वाक्यों के निर्माण से। नहीं, वाक्य तो एंड में आता है। थर्ड, शब्दों के निर्माण से। ये भी अक्षर के बाद ही आएगा, क्योंकि जब आप अल्फाबेट को या लेटर्स को जब सीखेंगे तभी आप वर्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे। और लास्ट आपका, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा फर्स्ट। थर्ड है आपका, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो यहाँ पे आपका ये जानना जरूरी है कि समावेशी जो इंक्लूसिव क्लास होती है वो होती कैसी है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक एक साथ रखे जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहीं पर उन्हें पढ़ाया जाता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो उनकी सिचुएशन को देखते हुए, उनकी जो भी उन्हें चीजें चाहिए होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इनको टीच करते हैं। तो इसका आप ये देख रहे होंगे, केवल विशिष्ट बालक, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन जाएगा? सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके ऑप्शंस को रीड करेंगे, नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि गणित है तो क्या होगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डिसकैलकुलिया, गणना दोष। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन से आया था, सेकंड ये आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। क्षमता निर्माण का अभाव, तो ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बच्चों को कैपेबल बनाया जाता है, उनके अंदर ये क्षमता निर्मित की जाती है कि वो अपने जीवन यापन के लिए अच्छे से चीजों को सीखें। सेकंड है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। तो बिल्कुल ही गलत है ये तो, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स से मिलती है। जैसे कि पीटीएम जो होता है आपका, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है।
फिर है आपका थर्ड अलगाव, मीन्स टू से सेग्रीगेशन, कि यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है। क्या यहाँ पे एक साथ जो भी आपके सामान्य और विशिष्ट बालक हैं उनको एक साथ जो शिक्षा दी जाती है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। अब हम रीड करते हैं फोर्थ ऑप्शन, संवेदनशीलता। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो क्या है कि हम उनको जानने के लिए यहाँ पे संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। तो आपका राइट आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब हम 6 को रीड करेंगे, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे इमोशन का एलिमेंट नहीं है, वो फाइंड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ये सर्कल कर लो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि नहीं है। तो नहीं है जानने के लिए जरूरी है कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है आपका व्यवहारात्मक, तो यस ये होता है। सेकंड है आपका फिजिकल दैहिक, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो बट हम डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंचेंगे, हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। थर्ड है संज्ञानात्मक, ये भी इमोशन से रिलेटेड है, आपके माइंड से आपने देखा होगा, ठीक है। फिर संवेदी, तो ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, फिजिकल, मीन्स टू से दैहिक। अब आपका 7वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो ये कॉग्निटिव जो डोमेन पूछे गए हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, ये एक सीक्वेंस में थे ये सारे जो भी डोमेन के जो पॉइंट्स थे। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ब्लूम टैक्सोनॉमी पर्टिकुलर 3 डोमेन होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको सीक्वेंस को देखना है। तो सबसे पहला होता है ज्ञान, तो हम देखेंगे ज्ञान किसमें है, भाई 2 में दिख रहा है, ज्ञान इसमें है और इसमें 2 में नहीं है, तो इन दोनों को कट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकंड हम चेक करते हैं, ज्ञान के बाद आता है आपका बोध या अवबोध, ठीक है। नॉलेज, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को हम कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। फिर हम दोनों में चेक करते हैं सेकंड में कौन सा है, यहाँ पे अनुप्रयोग दिया हुआ है, यहाँ पे अवबोध दिया हुआ है, मीन्स टू से आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। हम सारे को जान लेते हैं। फर्स्ट यहाँ होता है नॉलेज, फिर होता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर होता है एप्लीकेशन, फिर आपका होता है एनालिसिस, फिर होता है सिंथेसिस, लास्ट में होता है इवेल्युएशन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ये सारे कॉग्निटिव डोमेन के जो पॉइंट्स थे उनका सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो सेम हमें सबसे पहले सारे ऑप्शंस को रीड करना होगा। स्वेच्छाचारी, मीन्स टू से ऑटोक्रेटिक, तो ये बिल्कुल मीन्स आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के टाइम में चल रही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बट ये टर्म क्या दिखाता है, यहाँ पे टीचर अपने हिसाब से करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन है। लेकिन जब तक हम सारे रीड ना करें तब तक हमें डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड है जनतांत्रिक, हाँ भाई डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सभी की बात सुननी है, सभी का साथ तभी कर पाएंगे हम। सहानुभूतिपूर्ण, कि हाँ बिल्कुल सिंपैथेटिक होना चाहिए टीचर को, क्योंकि बच्चों की बात सुनेगा तभी तो वो समझेगा। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ठीक है। डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, बिल्कुल सही, जो भी आप चाहते हैं जिस विषय के अकॉर्डिंग जो भी सूचनाएं होती है वो देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नहीं होगा तो वो कौन सा राइट जाएगा, आपका फर्स्ट, कि टीचर अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, यहाँ पे बच्चे के अकॉर्डिंग देखना है कि उसे क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके 9 क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये थ्योरी है, आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए, ये किसने दी थी, विक्टर ब्लूम ने दी थी। तो आपको तो कोई ऑप्शन रीड ही नहीं करने हैं, ऐसे कोई माइंड नहीं लगाना है। ये थ्योरी के बारे में अगर आपको पता होगा और ये किसने दी है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक दिया हुआ है कि इसको कैसे दिया, किसने दिया था, एक चार्ट मैंने यूज किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये किसने, एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी थी, जो प्रत्याशा सिद्धांत था, वो किसने दिया था, विक्टर ब्लूम ने दिया था, और ये 1964 में दिया था, ठीक है।
इसके इतना जानना जरूरी है। बाकी और डिटेल में थ्योरी पढ़नी हो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट पर ईयर कोई ना कोई इस टाइप से क्वेश्चन 2-4 डाल देता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी है कि ये किससे रिलेटेड है, ये होता क्या है। बेसिकली ये टीचिंग मॉडल है जो किससे रिलेटेड है, ये आपका सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ठीक है, वहां पर कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, तो टीचिंग मॉडल्स 4 या 5 है, आप उनको पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मीन्स टू से यहाँ पे टीचर जो आपको इंफॉर्मेशन देता है आप उसे परसीव करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, माइंड में वो सारी बातें आपके आती हैं। तो ये क्या बेसिकली टीचिंग मॉडल है। तो इसके लिए आपको टीचिंग मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है? आपका सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। अब आपका 11 क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम। तो ये जो लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग जो होती है उसके मेथड है। तो हम फर्स्ट और फोर्थ को देख लेते हैं। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जो स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हम इसको भी गलत करेंगे क्योंकि ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो लास्ट हमारे पास बचता है तैयारी और अर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन। तो ये आपका राइट आंसर होगा कि अगर आपको स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी और एक्वायर करना होगा इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? मैक्सिम पूछा गया है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको सभी रीड करने ऑप्शन, सरल से कठिन की ओर। हाँ, ये होता है क्योंकि जब भी ऐसा नहीं बोला जाए तो नहीं में आपका क्या है, पहले जो होते हैं 3 वो तो पता होने चाहिए ना आपको। तो फर्स्ट बिल्कुल सही ये होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर ये भी होता है। और लास्ट है आपका निगमन से आगमन की ओर, ये भी होता है। बट ये आपका दृश्य से अदृश्य की ओर, तो ये ऐसा कुछ भी आपका शिक्षण सूत्र नहीं होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा 3। तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये नहीं आते ही आपको ऐसे सर्कल कर लेना है और आपको ढूंढना है कि इनमें से नहीं होता है। नहीं जानने के लिए 3 आपको पता होने चाहिए कि होते हैं। फिर आपका 13 क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है माइक्रो टीचिंग पर, उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो बेसिकली इसमें हमें जानना है, देखना है कि कौन सा होता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक नहीं, ये टीचिंग के बाद दिया जाता है। टीचिंग नहीं, टीचिंग से पहले तो जो प्लानिंग होगी वो होगी। तो सबसे पहला टर्म क्या होता है? प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग करते हैं, टीच करते हैं, अगेन फीडबैक दिया जाता है, फिर री प्लानिंग होती है, फिर री टीच करते हैं, देन री फीडबैक होता है। इस टाइप से ये सर्कल चलता रहता है। अब हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग जो पूछी जा रही है, टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आप ऑप्शंस को पढ़िए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। पृथक्करण नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पहले तो वो चीजों को समझ ले फिर अप्लाई करेगा। कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे बच्चा कैसे सीखेगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल सबसे अच्छे तरीके से कैसे बढ़ेगा? एक्सप्लोर करके, अन्वेषण करके, खोज करके। बच्चा कैसे सीखता है? आपने देखा होगा कि बच्चा करके सीख रहा है। करके मीन्स उसे एक्सप्लोर कर रहा है चीजों को, तब वो सीख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन। ठीक है, आपका 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा।
पहले तो हम ये जान लें शैक्षिक सुधार, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि टीचिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे। उसके बाद प्रभावी इफेक्टिव विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, क्या शुरू से आखिरी तक बिल्कुल हर चीज एकदम परफेक्ट करना। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि राइट कौन से हैं आंसर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ये राइट जाएगा आपका, कि यहाँ पे जो खंड और जो संकुल संदर्भ केंद्र है उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है, तभी हम उनको सुधार में ला सकते हैं। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, बिल्कुल राइट, जो भी लोकल रिसोर्स पर्सन है वो हमें चाहिए, तभी हम वहाँ की चीजों के बारे में जान सकते हैं। लास्ट है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो बिल्कुल राइट, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए बी सी, मतलब तीनों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके 16 क्वेश्चन को। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। तो दृष्टि संवेदना, बिल्कुल भी नहीं, वो मतलब देख के थोड़ी ना, बोला जा रहा है, वो सुन रहा है। स्पर्श नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है। तो ध्वनि, मीन्स से ध्वनि, उसे आवाज आई और उससे उसने सुना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, 3 होगा। आपका 17 क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो जीन पियाजे थे उन्होंने कुछ स्टेजेस दी थी, उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, जो आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर तक था। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ पे ये 2nd नंबर की स्टेज है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना है, 2 to 7 ईयर तक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन जाएगा 3rd। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। फिर से ये आपका नहीं आ गया है। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि 3 ऐसी कौन सी हैं जो होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को रीड करेंगे, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो यहाँ पे एक बाल्यावस्था जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, ठीक है, या लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो मतलब फ्यूचर प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं कि लाइक हम ऐसा बनना चाहते हैं ऐसा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। बाकियों को देख लेते हैं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, हाँ बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे हैं लेटर चाइल्डहुड में ऐसा ही करते हैं, उनको स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, बिल्कुल सही, बच्चों की यहाँ पे जो लॉजिकल पावर है वो बढ़ रही होती है। काल्पनिक भयों का अंत, जैसे हम बच्चों को छोटे पे डराते हैं ना कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डर होता है ना ये खत्म होने लगता है। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि विकास की विशेषता नहीं है, तो आपका राइट क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आपका 19 क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पैवलॉव, इन्होंने क्या दी थी, लर्निंग थ्योरी दी थी। बिने ने इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। मैस्लो ने मोटिवेशनल थ्योरी दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 3rd। चॉम्स्की ने क्या दिया था, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो इससे रिलेटेड कौन है, चॉम्स्की। 20 क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको, यहाँ तो ये एकदम मतलब ऑप्शन पढ़ते ही आपको देखना है कि कौन सा है। तो आप पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं फूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो राइट आंसर क्या है इसका? अधिगम के प्रयास एवं भूल। ग्रो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यहाँ पर भी जो एज डिवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन देखना है। तो जो ग्रो अवस्था है बेसिकली जो अर्ली जो चाइल्डहुड होता है तो उससे रिलेटेड होती है, तो इसमें हमें बस एज देखनी है। यहाँ आप देखो 16 to 19 बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होता है। 3 to 6 तो ये भी नहीं है। 8 to 10 हाँ ये होता है, बच्चों का सोशलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 16 to 19 तो ये भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। अब हम बात करते हैं आपके 22 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? अगेन पियाजे जी आ चुके हैं, तो आपको पता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। सारे ऑप्शंस को रीड करेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 4th स्टेज होती है। यहाँ पे ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो ये आपकी 2री स्टेज होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 3rd स्टेज होती है, बिल्कुल सही। तो आपका ये राइट आंसर ये होगा। और संवेदनात्मक गामक अवस्था ये आपकी 1st स्टेज होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, इसका भी मैंने वही जो चार्ट अभी यूज़ किया था वही पेस्ट किया हुआ है। तो आप ये देख लो, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो आपकी 3rd स्टेज क्या है? यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा जा रहा है? 3rd जा रहा है। तो हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 23rd जो है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो सेम आपका ये नहीं आ गया है, तो यह नहीं के लिए हमें जानना जरूरी है 3 कौन कौन से हैं। अधिगम की इच्छा बिल्कुल सही, आपकी लर्निंग डिजायर होनी चाहिए। प्रेरणा बिल्कुल सही, जरूरी है। यहाँ पे मनोविज्ञान मीन्स से मन का विज्ञान, तो उसके लिए क्या है? इच्छा होनी जरूरी है, मोटिवेशन होना जरूरी है, इंटरेस्ट भी होना जरूरी। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु का स्वरूप, ये नहीं है। तो हमें ये राइट ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन की बात करेंगे, सामाजिक मूल्य की बात की जा रही है। तो सारे ऑप्शंस को हमें रीड करना है। सहायता परक व्यवहार बिल्कुल सही, ये बिल्कुल राइट है, पर हम इसको डायरेक्ट पढ़ते ही टिक नहीं करेंगे, हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। प्राथमिक लक्ष्य तो प्राइमरी गोल नहीं, ये नहीं होता है। और मूल प्रवृत्ति ये भी नहीं होता है। आक्रामकता की आवश्यकता ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके जो सोशल वैल्यूज होती हैं उसके लिए क्या है? सहायता परक व्यवहार होना आपका जरूरी है। तो अब हम आपके 24th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? जो पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे ये आपका जरूरी है जानना कि ये सारे होते क्या हैं। तो हर बार यूपी टेट कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है जो थोड़ा हटकर होता है। तो अगर हम इसको देखते हैं स्वतः शोध, तो यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक मेथड है यहाँ पे आप खुद काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन है और मीन एंड एनालिसिस है तो इसका यूज नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। एल्गोरिदम, यस, एल्गोरिदम में हम बैकवर्ड और जो मीन एंड होता है उसको अप्लाई करते हैं, तो इसका ये राइट आंसर जाएगा। और 3rd मानसिक वृत्ति मेंटल सेट, तो ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग है। फंक्शनल फिक्सनेस, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है एल्गोरिदम। अब हम 26 पर चलते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद करनी पड़ेगी। तो ये किसने कहा है? आपका 3rd है, एबिंगहॉस ने कहा है ये।
अब आपका 27 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। फिर आपका ये आ गया है नहीं है, तो जानना जरूरी है शामिल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, तो पहले ही हमें दिख रहा है कि ये नहीं है इसमें शामिल, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। बट हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना है। अभ्यास का नियम, यस ये होता है। प्रभाव का नियम ये भी है, तत्परता का नियम ये भी है, तो आपका क्या होगा फर्स्ट। यहाँ पे ना आपको ये थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरीज है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से होते हैं। कभी भी ऐसा पूछ लेते हैं, 3 दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से एक कौन सा होता है, या सारे दे देंगे और एक अपोजिट पूछ लेंगे, जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं होता है। तो अब हम अगले पर चलते हैं, जो आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो रीड करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये किसने दिया था, ये पावलोव ने दिया था। बेसिकली यहाँ पे जो क्या था, एक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा था कि वो जो एक घंटी बजती है और उसके सामने कुछ खाना आ जाता है, उस कुत्ते के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे क्या है, रीजनिंग नहीं थी, यहाँ पे क्या था, व्यवहार था। इसका राइट आंसर ये होगा, चिंतन और मोटिवेशन नहीं था। 29 क्वेश्चन को देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको रीड करने पड़ेंगे, इसके बहुत सारे नेम होते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन। लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो जानना जरूरी है 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल सही, हम कर सकते हैं, बट हमें ढूंढना क्या है, नहीं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही। जब आप कुछ चीज सीख जाते हैं तो आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, तो ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये नहीं हो सकता है, बट हम लास्ट भी पढ़ेंगे। लर्निंग एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, तो बिल्कुल सही ये होती है। तो आपका इसमें जो पूछा जा रहा है, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो आपका क्या जाएगा, थर्ड। आई होप ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।